कंपाउंड में सबसे पहला क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स क्या है? जो आयनाइज कंप्लीट हो जाएंगे, सॉलिड स्टेट में एक साथ रहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली अलग अलग हो जाएंगे, दे आर डबल सॉल्ट। एंड व्हाट आर कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड व्हिच आर इंटैक्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? जिस यूनिट का नाम कोऑर्डिनेशन होता है वो आयनाइज नहीं होती है, ठीक है, जिसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। उसके अंदर के जो आयन होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे एक्वस सॉल्यूशन में भी और सॉलिड स्टेट। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सेकंड हेडिंग हमने पढ़ ली थी कि कॉम्प्लेक्सेस के कितने टाइप हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस आर ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। 4 टाइप्स के थे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज आता है। अगर कोई चार्ज नहीं आता है तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। मतलब कहने का मतलब चार्जलेस, और उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल है और जो लिगेंड है उनकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनका रिजल्टेंट जीरो आएगा, दैट आर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे इसका मेन एग्जांपल मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, NiCO4 FeCO5, वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे? जिसमें बड़ी ब्रैकेट के ऊपर कैटाइन या प्लस चार्ज होगा और दूसरा एनाइन सिंपल होगा। ऐसे ही एनाइनिक कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? बड़ी ब्रैकेट के ऊपर माइनस चार्ज होगा और जो दूसरा आयन होगा कैटाइन को सिंपल कैटाइन होगा। और कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब बोथ कैटाइन एंड एनाइन आर कॉम्प्लेक्स आयंस, यानी दो बड़ी ब्रैकेट्स जनरली दिखेंगी। पहली बड़ी ब्रैकेट पे हम प्लस चार्ज मानेंगे, दूसरी पे माइनस मानेंगे। दे आर कैटाइनिक एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। इसके बाद कल हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक चीज कहलाएगी सेंट्रल मेटल और दूसरी चीज कहलाएगी लिगेंड्स। क्लियर है? सिर्फ दो ही चीजें होंगी, सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड। मेटल जनरली एक ही होगा और लिगेंड कई हो सकते हैं। अगर एक ही लिगेंड बार बार रिपीट हो रहा हो तो ऑब्वियसली उसे हम कहेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक नाम से ही क्लियर है। होमोलेप्टिक मतलब क्या है? लिगेंड सारे सेम है। मतलब जैसे CuNH3 A4FeCN6, तो आयरन सेंट्रल मेटल है, Cn लिगेंड और 6 Cl है, तो ये होमोलेप्टिक कहला जाएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स ऐसा है CrH2 3 टाइम्स, फ्लोरीन 3 टाइम्स, समथिंग लाइक दिस, अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स है तो कॉमन सेंस से इट इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? फिर हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था कि लिगेंड्स क्या है। तो ligands are those species which donates lone pair to the central metal. जो central metal को lone pair देते हैं, they are termed as ligands. Ligands are Lewis bases. They can be classified on the basis of charge. पहला क्लासिफिकेशन कल हमने देख लिया था, इनका on the basis of charge होता है। तो negatively charged ligands सबसे ज्यादा होते हैं and you have to learn their charges. आपको याद करना है -1 किस पे है, -2 किस पे है, -3 किस पे है। तो -1 में जैसे Cl है, इसमें -1 है। अब ये Bri ये भी -1 हो गए। OH है -1 होगा, ठीक है। NO2 -1 होता है और ONO भी -1 होता है। CN साइनाइड भी -1 है, NC आइसोसाइनाइड भी -1 है। क्लियर है? NO3 अगर ये आ जाए, NO3 ये भी -1 है। तो आपको ध्यान क्या रखना है एग्जाम में, ये एज इट इज वर्ड, सॉरी ये वर्ड लिखते होंगे ClOH NO2 ऐसे, वो चार्ज नहीं लिखेगा, इसलिए मैंने भी चार्ज थोड़ा आगे अलग से लिखा है। आपको ये वर्ड लिखते ही ये चार्ज याद आना चाहिए, ये -1 है। साथ में इनका IUPAC नेम भी देख लेते हैं। अगर Cl आएगा तो हमें क्लोराइडो लिखना चाहिए, यानी आखिरी में O वर्ड आ जाएगा। और OH आएगा तो हाइड्रोक्साइड आता है, तो हाइड्रोक्सो भी चलेगा, हाइड्रोक्साइडो भी चलेगा, हाइड्रोक्सो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज NO2 है और NO2 में ये N से स्टार्टिंग, यानी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पहला लेटर N दिख रहा है। एक्चुअली NO2 और ONO इन दोनों में आप चेक करिए एटम सेम, और ये अभी वर्ड आएगा एम्पीडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ बताना पड़ता है कि डोनर कौन है। तो इन दोनों का ही नाम IUPAC कहती है कि सेम लिख लो, पहले को नाइट्राइटो N लिख दो, दूसरे को नाइट्राइटो O लिख दो। मतलब दोनों में ही नाइट्राइट वर्ड यूज कर सकते हैं। नाइट्रो का कंफ्यूजन खत्म कर दिया उन्होंने, दोनों का आप नाइट्राइटो लिख सकते हैं, एक को नाइट्राइटो N, एक को नाइट्राइटो O। अगला आपका Cn ग्रुप है, इसे साइनाइड कहते हैं।
कॉमनली इसे साइनो कह देते हैं हम, दैट इज साइनो सी, और ये साइनो एन हो गया, ठीक है। सी साइनो एन साइनो भी कुछ लोग मतलब सी पहले बोल देते हैं, इट इज आल्सो एडमिसिबल। अब NO3 है बेटा, NO3 ग्रुप क्या है, नाइट्रेट, तो ये नाइट्रेट के आगे ओ लग जाएगा, इसलिए नाइट्रेट ओ। एनी डाउट? अब इसे हम टफ कर रहे हैं, उतना टफ आना नहीं है, हम टफ कर रहे हैं लेकिन आना नहीं है, ये हम जानते हैं। बताओ बेटा जरा देखें कौन बता पाएगा। अरे बहुत सही, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्जाइड, और इसलिए आयन ये क्या कहलाएगा, या तो आप एल्जाइड 2 कह दीजिए, और अगर एल्जो कहेंगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि और कोई कंफ्यूजिंग वर्ड है नहीं। या एक्चुअली ना क्लोराइड में क्लोराइडो कहने का रीजन क्या है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग है, क्लोरेट है, क्लोराइड है, तो वो कंफ्यूजिंग ना हो जाए इसलिए सबको क्लोरो ना लिखने लगे, तो कहते हैं डी भी लिखो, क्लोराइडो लिखो, क्लोराइडो लिखो और क्लोरेटो लिखो, तो वहां कंफ्यूजिंग है। यहाँ एजाइड जैसा और कोई नाम ही नहीं है, तो आप एजो लिखोगे चल जाएगा, एजाइडो मोर बेटर, क्लियर है। एजाइड O2 minus 1, O2 minus 1, अरे वेरी गुड। यहाँ एक ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा है बेटा, गलत है, सुपर ऑक्सो, क्यों, आपने पर ऑक्सो बोला, मैंने सुना, सुपर ऑक्सो सही है, वेरी गुड। सुपर ऑक्सो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन में -1 है, तो एक ऑक्सीजन तो हाफ चार्ज आ गया, -1/2, तो -1/2 के लिए वर्ड सुपर ऑक्साइड होता है, तो सुपर ऑक्सो है। और ये पहचानना बहुत मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, वो तो O2 लिखेगा, वो चार्ज तो बताएगा ही, और वो पूरे कॉम्प्लेक्स में खाली O2 लिखा होगा ऐसे, और आपको खुद सोचना होगा बाकी के चार्जेस को देखते हुए कि ये O2 पे -1 होना चाहिए, -2 होना चाहिए, -4 होना चाहिए। -1 होगा तो सुपर ऑक्सो, -2 होगा तो पर ऑक्सो, -4 होगा तो ऑक्साइड है तो ऑक्सो। बोलो क्लियर है, फिलहाल ये -1 क्लियर है। -1 में थोड़ा सा और टफ करके देखते हैं, ये अधिकतर बच्चे गड़बड़ करते हैं, चलिए चेक करते हैं। ClO3 नेगेटिव अधिकतर इसमें गायब हो जाते हैं, कम आएंगे मुझे भी पता है, फिर भी पता बेटा, हाँ जी बोले बेटा, नहीं बोले इधर बच्चों, बोलो बेटा, बेटा ये है ClO3। अगर आपको P ब्लॉक सही से याद होता, ग्रुप 17, और वहां हमने HClO, HClO2, HClO3, HClO4 सबके बताए, और वहीं पे एक एक H हटाने के बाद इसके नाम बताए हैं, और वहां है क्लोरीन जब +5 में होता है तो 8 होता है, तो ये सिंपली क्लोरेट है, और जब क्लोरीन 7 में होता है तो पर क्लोरेट होता है, तो ClO4 आ जाएगा तो पर क्लोरेट हो जाएगा। ClO3 है तो खाली क्लोरेट का आखिरी का ई हटा के O कर दो, तो ये कार्बन चेंज हो गया, क्लोरेट O में आ जाए, ठीक है। और ऐसे ही ClO4 नेगेटिव कभी होगा तो पर क्लोरेटो में आ जाएगा। यहाँ अगर ClO4 नेगेटिव होगा तो पर और आगे लग जाएगा, पर क्लोरेटो, और अगर ClO2 नेगेटिव होगा तो क्लोराइट आएगा, ITE, तो क्लोराइटो हो जाएगा, और अगर ClO नेगेटिव होगा तो हाइपोक्लोराइट O आ जाएगा। फिलहाल इनकी जरूरत मुझे पता है, नेग्लिजिबल चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने की, बट ये इसलिए खाली बता दिया कि ग्रुप 17 भी कोर्स में, ये भी कोर्स में देख दिया आपने, बोल रहा पिछले टर्म में था क्लास। एनी डाउट बेटा, हाइपोक्लोराइट है ना, तो हाइपोक्लोराइटो, ITO कर दीजिएगा, ये क्लोराइटो, ये क्लोरेटो, और ये परक्लो। एनी डाउट, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे -1 चार्ज वाले, ठीक। एक आध और -1 पूछ के देख लेते हैं, वैसे तो ये बहुत इजी आपके लिए, बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। बता बेटा, HCO3 नेगेटिव बहुत इजी है, बहुत, जोर से बोलो, नहीं याद आ रहा, नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे क्या मतलब स्टडी से नाता छोड़ दिया क्या, इतने इजी को आप ऐसे करोगे बेटा, बात नहीं, यहाँ H लगा है ना, तो या तो आप बोलेंगे बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट है, या आप कहेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट,
दोनों वर्ड से बोला जाता है। बाइकार्बोनेट आयन होता है ये, तो बाइकार्बोनेटो भी बोल देते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेटो भी बोल सकते हैं। हाँ क्लियर है, लेकिन एनी डाउट? समझ में आ गया? थोड़ा सा ना इसे रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए तो याद रहेगा। चलिए इसे और टफ करके पूछें, और टफ करके पूछें। अब देखते हैं किस बच्चों को याद आता है। और ये भी मैं गारंटेड कह रहा हूँ, सबको पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। H2PO2 नेगेटिव सबको पढ़ाया है, गारंटेड। ये मत देना कोर्स में नहीं था। हाँ जी, किसी को याद आया? बेटा याद आया? नो, गलत है। चलिए, आपको याद नहीं आ रहा, मैंने इसका ये आपको पढ़ाया है फॉस्फोरस में, फॉस्फीन गैस के प्रिपरेशन में P4 plus NaOH give you PH3 plus NaH2PO2। वहां ये NaH2PO2 पढ़ाया है P4 plus NaOH की रिएक्शन में। मैंने इसलिए कहा था ये मत कहना कोर्स में नहीं था फॉस्फोरस ये वो, लेकिन वहां पढ़ा है आपने। और ये क्वेश्चन याद किया, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थी। फिलहाल ये फॉस्फीन से बना हुआ एक कंपाउंड था NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो सोडियम तो हट गया, यहाँ खाली क्या रह गया? हाइपोफॉस्फाइड। यहाँ फॉस्फोरस +1 में है तो आयन में आएगा हाइपोफॉस्फाइड। अब क्या हो गया? चलो क्लियर है, हटा दें। डन, इतने दबाने की। हाँ सेकंड बेटा बात नहीं बच्चों, सेकंड दैट इज दूसरा क्लासिफिकेशन। अरे यार ये सारे मैंने -1 पे डिस्कस कर लिए, एक दो -2 और एक आध -3 पे डिस्कस होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा कि सब पे -1 ही होता है। तो -2 में ज्यादा नहीं याद करिए, एक तो कार्बोनेट है, ठीक है, ये -2 है, या फिर सल्फेट और सल्फाइड है, ये -2 है। एक थायोसल्फेट भी है, ये भी -2 है। और -2 में सिंपल ऑक्साइड है, -2 है। और कौन सा माइनस? पर ऑक्सो -2 है, वेरी गुड। O2 -2 है, पर ऑक्सो। और कोई -2 याद आए किसी को? बोलो। NH इमाइड ग्रुप से जो आता है, NH में -2 होता है, गुड। और कोई ऑक्सिलेट, अरे वाह वेरी गुड, C2O4, क्या बात है। अच्छा देख रहे हैं, अच्छा मेरे को लगा बहुत बढ़िया, एक गुड गुड, ठीक है। यानी हाँ वेरी गुड। ये OXAL ऑक्सिलेट O हो जाएगा, ये कार्बोनेट O हो जाएगा, ये सल्फेट O हो जाएगा, सल्फाइड O हो जाएगा, थायोसल्फेट O हो जाएगा, ऑक्सो हो जाएगा, पर ऑक्सो और इमाइडो। ये सारे इसके नाम। एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस? ठीक है, क्या बेटा? बात नहीं, -3 में ज्यादा नहीं है, नाइट्रोजन पे -3 होता है, डायरेक्ट N आ जाए तो ये नाइट्राइड होता है, तो नाइट्राइडो हो जाएगा। PO4 पे -3 होता है तो ये फॉस्फेट O हो जाएगा, ठीक है बेटा। NH -2 IMIDO इमाइडो, इमाइड से आया था इमाइडो। वैसे इसकी जरूरत कम पड़ने वाली है इमाइड ग्रुप की, लेकिन ठीक है, इन्हें याद आ गया जो हमने लिख दिया। ठीक, तो अब ये चार्जेस याद कर लीजिए किस पे क्या है। जल्दी से अगले न्यूट्रल के एग्जाम्पल लिख लीजिए, 4-5 न्यूट्रल लिगेंड्स लिखे हुए हैं बेटा, एग्जाम्पल न्यूट्रल के भी, ठीक है लिखे हैं। 4 के तो सभी के पास लिखे हुए ही हैं बेटा, लिख लीजिए। हाँ बेटा, जैसे हम लिगेंड्स की खाली बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड्स खाली बताइए, पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं, ठीक है। NiCO4 तो पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो न्यूट्रल लिगेंड कौन से? CO
NO, H2O, NH3। ये चार वो न्यूट्रल है जिसका हमने नाम बदल दिया है। जो नाम है वो नहीं लेते, बदल के लेते। जैसे CO तो कार्बन ऑक्साइड होता है, बट हम इसे यहाँ कार्बोनिल कहेंगे, इसको हम नाइट्रोसिल कहेंगे, इसको हम एक्वा कहेंगे, और इसको हम अमीन कहेंगे। चार न्यूट्रल है जिनके नाम बदल के लिखते हैं बेटा, बात नहीं। इसके अलावा CS अभी लिख रहे हैं CS, क्या मतलब खाली CS? CS2 तो है, कार्बन डाइसल्फाइड तो है, लेकिन थायो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन लिगेंड की तरह तो रेयरली यूज होगा, लेकिन हाँ चल जाएगा। चलिए बात नहीं बेटा, इसके अलावा न्यूट्रल बहुत है। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूट्रल है, तो बेटा इसका नाम क्या लिखेंगे? फॉस्फीन। फॉस्फीन जनरल भाषा में तो फॉस्फीन। ये भी एक न्यूट्रल है, PH3। गुड, इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ये है फॉस्फीन ही, बस ट्राइफिनाइल वर्ड और लगा देंगे, इट विल बी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PPH3। एनी डाउट? समझ में आ गया? बाई ट्राई लगा लेंगे इसमें, ये भी न्यूट्रल है। नेक्स्ट, इसे EN लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और वैसे ये है CH2 और दोनों से NH2 लगा है, और ये आपको याद रखना है, इट इज न्यूट्रल। इसे इथेन 1,2 डाइअमीन भी कहते हैं, इथाइलिन डाइअमीन भी कहते हैं। तो IUPAC में अधिकतर इसे 1,2 इथेन डाइअमीन लिखा हुआ है। इथेन 1,2 डाइअमीन ज्यादातर शूट किया गया है, इथेन 1,2 डाइअमीन ज्यादा। बेटा इस मोबाइल को रख दो तो अच्छा है, बंदी कर दो, मेरा कहने का मतलब है, लेटेस्ट अपग्रेड रह रहे हो। नेक्स्ट, और न्यूट्रल किसी को याद आ रहा है? और न्यूट्रल बहुत सारे बेटा, जैसे हाँ, अगर खाली CH3NH2 लिखता है, तो इन ऐसे वाले न्यूट्रल को याद रखना है आपको। जहां भी आपको लगे कि ये दो अलग वर्ड हो सकते हैं, ये दो अलग वर्ड की तरह हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, देन दे शुड बी रिटन इन पैरेंथेसिस, यानी उन्हें ब्रैकेट में लिखना चाहिए, जिससे कि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो। तो इसीलिए ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा मिथाइल अमीन। नहीं तो मिथाइल और अमीन अलग अलग में भी लिगेंड है। डन? अब क्लियर है? न्यूट्रल लिगेंड क्लियर है? और भी बेटा न्यूट्रल आएंगे, तो आप जब भी न्यूट्रल आएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जो जनरल वर्ड है उनके जो जनरल नाम है वो लिख दीजिए, या उनका कोई IUPAC नाम है तो वो लिख दीजिए, बोथ आर एक्सेप्टेड। ठीक, पॉजिटिव कल बताया है, एक ही पॉजिटिव पे ध्यान रखेंगे, NO2 पॉजिटिव, और इसका नाम है नाइट्रोसिलियम आयन। नाइट्रोसिलियम आयन। हाँ बेटा, ये जो NH3 वाला था ना, NH3 अमोनिया वाला, उसका नाम इन्होंने बड़ा चेंज करके अमीन किया है, मतलब न्यूट्रल में। बाकी सबका जो कॉमन नाम है, जो जनरल स्पेलिंग है वो लिख, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट। अगला लिखिए बेटा, classification of ligands on the basis of number of donor sites. donor sites कितनी है? number of donor sites clear है बेटा? कुछ ligand कहलाते हैं हमारे monodentate ligand। बेसिकली मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है? दे हैव वन डोनर साइट, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में एक ही पॉइंट से अटैचमेंट होगा, कोई एक एटम डोनेट करेगा सिर्फ वन डोनर साइट। अब मोनोडेंटेट के एग्जांपल आपने जितने लिखे हैं सभी ऑलमोस्ट मोनोडेंटेट के आपने लिखे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मोनोडेंटेट में लिखा हूं Cl लिखा है जैसे -1, ये मोनोडेंटेट हो गया, एंड सो ऑन। Cl मोनोडेंटेट था, OH मोनोडेंटेट था, ठीक है। NH3 मोनोडेंटेट था, वाटर मोनोडेंटेट, ठीक है। ये चार्जेस के साथ लिख दिया मैंने। फिलहाल ये मोनोडेंटेट है सब,
सब में डोनर साइड डन। हाँ CN में मोनोडेंटेट की एक और क्लास होती है जिसका नाम है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आप लिखते चलिएगा साथ में। एम्बीडेंटेट लिगेंड मींस choice of donor site, that is the ligands having two donor site but at a time only one is used, because अगर दोनों यूज हो जाएंगी then it becomes unstable। यानी ये है सेंट्रीपिटल M, ये है C और N, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास अगर दोनों ने लोन पेयर यूज किया तो 3 मेंबर के रिंग बनेगी which is unstable। आप भी समझ रहे हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp की शेप होती है लीनियर, बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री रहेगा, तो ये रिंग तो अनस्टेबल होनी है, टूट जाए। तो इसीलिए जो भी 3 मेंबर्ड रिंग है वो मैक्सिमम अनस्टेबल है और इस ऐसे लिगेंड्स एम्बीडेंटेट आएंगे। क्यों? क्योंकि जब अटैचमेंट चेंज हो जाएगा कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? CN एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, NC एक अलग है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज ही अलग है। तो इसीलिए एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन-कौन सा पेयर है? CN NC, दोनों पे चार्ज -1 है। ये साइनाइड या साइनाइड का, बट मॉडर्न नोमेनक्लेचर में दोनों साइनो कहलाएंगे, एक C साइनो एक N साइनो या साइनो C साइनो। बोलो क्लियर है? दूसरा कौन सा एग्जांपल हमारे कोर्स में? वेरी गुड, NO2 नेगेटिव और NO नेगेटिव, ये दोनों भी एम्बीडेंटेट में है। ठीक है, एक तीसरा और था SCN एंड NCS व्हाटएवर। ठीक है, ये भी SCN नहीं, सॉरी ये उन्होंने देखा हमने CNS था। ठीक है, फिलहाल SCN उसे बोलते हैं तो SCN रहने दीजिए, लेकिन इसका डोनर एटम कार्बन था, वो भी एक बार और चेक कर लीजिएगा। फिलहाल ये भी एक एम्बीडेंटेट, ठीक है डन। एम्बीडेंटेट क्लियर है बच्चों? फिर लास्ट टाइम का क्वेश्चन है, चलो सेकंड देख लेते हैं। व्हाट आर बाइडेंटेट लिगेंड्स या डाइडेंटेट की कह देते हैं। मोनोडेंटेट के बाद बाई और डाइडेंटेट। आई होप तो सभी को क्लियर है। विच हैविंग टू डोनर साइड, इसमें दो डोनर साइड, ठीक है। अब इससे कंफ्यूज तो नहीं हो, ये वाटर है, वाटर में दो लोन पेयर है बेटा, दो लोन पेयर, तो ये मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट? दो लोन पेयर है, समझ में आया? देगा एक ही, मतलब एक ही एटम डोनर साइड है, इसलिए मोनो ही है। एक एटम में कितने लोन पेयर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एक ही एटम डोनर है तो मोनोडेंटेट में आएगा, तो ये बाइडेंटेट नहीं। इज इट क्लियर? बाइडेंटेट क्या होंगे? जैसे ये ऑक्सलेट है और इसमें या तो इधर की ऑक्सीजन और इधर की ऑक्सीजन ये दोनों डोनेट करती हैं, तो ये होता है बाइडेंटेट। या फिर इथाइल डायमीन, ये रहा CH2 NH2 CH2 NH2, तो यहाँ दोनों ही नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, बट वो अलग-अलग नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज बाइडेंटेट। और इन दोनों एग्जांपल को हम कहेंगे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, और आगे हम जनरली इसे ऐसे लिख रहे होंगे ए या बी व्हाटएवर, दो कैपिटल लेटर से हम यूज करके लिख देंगे कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। इज इट क्लियर? और सिमेट्रिकल है मतलब दोनों तरफ, या it can be cut into two equal halves that are bidentate. Done? Symmetrical bidentate. Unsymmetrical bidentate का एक ही एग्जांपल हम ज्यादा यूज करते हैं, that is ग्लाइसीन। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड है, और जो बच्चे एवरीडे लाइफ थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं याद होगा, ये अगर नेगेटिव लिख दिया तो ग्लाइसीनेट को हो गया। ठीक है, तो ये ग्लाइसीन था, एक कार्बन में COH ग्रुप भी होगा, उसी पे NH2 भी होगा, then it is alpha amino acid। ये रहा बेटा अमाइनो ग्रुप, ये एसिड अमाइनो एसिड, फंक्शनल ग्रुप के पड़ोसी कार्बन पे ये अमाइनो ग्रुप है, तो इट इज नोन एज अल्फा अमाइनो एसिड। फिलहाल ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट में है, तो हम इसे AB नाम कह के बोलेंगे कि यहाँ एक डोनर A है, दूसरा डोनर B है, इट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। इसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। फिलहाल इसका नाम ग्लाइसिनेट को आएगा, क्योंकि हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखाया है इसलिए। अगर चार्ज नहीं होता तो ग्लाइसिन था, चार्ज आ गया है तो ग्लाइसिनेट को आएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। डन। बताइए बेटा, ये हमने लिखा है NH2.NH2, मतलब यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर, ठीक है। NH2 हाइड्राजीन को कहते हैं,
N2H4 भी लिखा जाता है बेटा। इसमें दो नाइट्रोजन अलग अलग है और दोनों के पास ग्रुप पेयर है, ठीक है। और आप समझ ही रहे होंगे होपफुली, ये NHH NHH यानी ये दो लगातार एटम की ग्रुप पेयर। तो अब हमें इसे क्या कहना चाहिए, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट? अच्छा, अगर कह रहे नहीं मोनोडेंटेट कहेंगे लेकिन दो ग्रुप पेयर, तो एम्पीडेंटेट या बाइडेंटेट या कुछ और? तो यहाँ का आंसर है मोनोडेंटेट। क्यों? क्योंकि एम्बीडेंटेट का क्या मतलब होता है कि जहां चॉइस ऑफ डोनर साइड हो। चॉइस का मतलब क्या है, दो में कुछ अंतर होगा तो ही तो चॉइस होगा। अब यहाँ पे दोनों ही सेम है, मतलब चाहे ये नाइट्रोजन डोनेट करे चाहे ये नाइट्रोजन डोनेट करे, कोई नया कंपाउंड तो बन नहीं जाएगा, दोनों से कोई अलग अलग कंपाउंड तो बनेगा नहीं, सेम ही कंपाउंड आएगा, काय का चॉइस। तो बेसिकली ये मोनोडेंटेट में काउंट होगा, ये एम्बीडेंटेट में भी नहीं होगा, बाइडेंटेट में हो नहीं सकता क्योंकि 3 मेंबर की रिंग बनानी। फुल क्लियर है? तो हाइड्रोजन जैसे एग्जांपल थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये मोनोडेंटेट में। एनी डाउट? इसके अलावा बाइडेंटेट या बाई के आगे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड जितने भी हैं, इन सब के लिए एक नाम रखा गया है चीलेटिंग लिगेंड्स। इन सबको कह दिया गया है चीलेटिंग लिगेंड। बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर नेम्ड एज चीलेटिंग लिगेंड। बेटा ये चीलेटिंग लिगेंड का क्या है? चीलेशन का मतलब है रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आसानी से रिंग बना लेते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? चीलेटिंग लिगेंड। एक सेकंड। वेट ए मिनट है, एनी डाउट? बोलो क्या हो गया बेटा? ओके, तो ये हो गया लिगेंड का क्लासिफिकेशन। अब बच्चों हमें करना है, अब हमें क्या करना है? सेंट्रल मेटल का क्लासिफिकेशन। क्या हो गया? हेडिंग डालें, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल मेटल। एंड क्या हुआ? शुरू किया। चलिए हेडिंग लिखते हैं आप सेंट्रल मेटल। लिगेंड तो कंप्लीट हो गया ना। लिगेंड में दो क्लासिफिकेशन थे, चार्ज के बेसिस पे और दूसरा डोनर साइड। चीलेटिंग लिगेंड क्या है बेटा? चीलेशन वर्ड 11th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। याद आया? एक था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। एक था इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब एक ही के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था तो रिंग बन जाती थी। यहाँ पे भी जब कोई दो एटम डोनेट करेंगे लोन पेयर, यहाँ सेंट्रल मेटल होगा तो ये रिंग बन जाएगी, ये पीछे से जुड़े हुए। और अगर ये रिंग बन रही है तो such ligands are known as chelating ligand, and the complex which have chelating ligand are more stable than other complexes. NCERT में क्वेश्चन भी है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, और चार ऑप्शन दे रखे हैं और EN में बोथ प्राइस वाला आंसर टिक कराया उन्होंने, दैट इज chelating ligand। जिस कॉम्प्लेक्स में होंगे वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होंगे। हेलो, हाँ भैया, ठीक है। बोलो भैया, चीलेटिंग लिगेंड समझ में आई को? ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि अगर लिंकेज, सॉरी, अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड हो तो आइसोमर कौन से बनेंगे? हाँ, उसका आंसर था लिंकेज आइसोमर। अगर दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला एकदम सेम है तो आइसोमर हो गए, लेकिन उनमें अंतर जो है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड की वजह से लिंकेज में अंतर है। तो जब भी एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा तो लिंकेज आइसोमर। नेक्स्ट हेडिंग का नाम हो गया सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग को ना हम वर्नर्स थ्योरी भी कह सकते हैं।
अगर कोई पूछेगा ना डिफाइन बर्नर्स थ्योरी, तो जितने हम पॉइंट यहाँ पढ़ेंगे वो सारे ही बर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रल मेटल है क्या, जो लोन पेयर लिगेंड से गैदर करता है, लेता है, एक्सेप्ट करता है, दिया सेंट्रल मेटल, तो दे एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड। तो सेंट्रल मेटल बेसिकली लुईस एसिड, ठीक है, तो ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। नाउ अब इसमें एक ही पॉइंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिए, सेंट्रल मेटल में दो टाइप की वैलेंसी, जस्ट सिंगल पॉइंट यही, सेंट्रल मेटल में दो तरह की वैलेंसी है, जिसमें से एक को प्राइमरी कहेंगे और एक को सेकेंडरी। प्राइमरी का दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट, और इसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। पॉइंट टू नोट, यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर और सॉलिड स्टेट का कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि सेंट्रल मेटल कितने लोन पेयर लिगेंड से गेन कर रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कितने कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन पेयर कितने गेन हुए वो है, और ये क्या है, चार्ज। एंड ऑब्वियसली मेटल पे चार्ज जनरली प्लस आएगा इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से। तो इन दोनों में क्या क्या अंतर है ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में, ये ध्यान रखना। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज, यूजुअली बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल गेट्स पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ अधिकतर प्लस चार्ज होगा, सिर्फ एक आध कॉम्प्लेक्स में माइनस है, बाकी मैक्सिमम में प्लस है। किसी को याद है कोई कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल का माइनस चार्ज? बहुत रेयर है, इसलिए याद होना मुश्किल है। बेटा ये अभी आगे पढ़ेंगे, मैं सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि कुछ बच्चे पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं और वहां ये पढ़ा रखा है। तो अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स आएगा कि कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड 4 टाइम्स, तो यहाँ K पे +1 है, कोबाल्ट पे -1, तो बस यही एक आध ऐसा एक्सेप्शन है, अदरवाइज सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में। नाउ बैक टू द टॉपिक, बताइए बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज चार्ज। भाई अगर चार्ज है तो कॉमन सेंस है, इट इज एसोसिएटेड विद साइन, प्लस या माइनस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल, या इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल, ये इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या, ये उसका चार्ज। चार्ज इलेक्ट्रॉन आने जाने की वजह से भी होता है, लेकिन ये पेयर गेन कितना करना है वो है। पहला पॉइंट अंतर क्लियर है, डिफरेंस क्लियर? बताओ बेटा विच इज डायरेक्शनल, विच इज नॉन डायरेक्शनल? ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है बेटा, और चार्ज का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, वो तो यूनानिमस होता है, चारों तरफ इक्वली स्प्रेड होता है, उसको किसी एक डायरेक्शन में कहां बांटते हैं। तो इसीलिए ये वाली वैलेंसी हमारी नॉन डायरेक्शनल है और ये हमारी डायरेक्शनल, ठीक है। हाँ बच्चों ये डायरेक्शनल है, क्यों पढ़ रहे हो ये डायरेक्शनल? फायदा क्या है डायरेक्शनल से? एक 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 जरा कौन डोनेट कर रहा है, वो तो वैसे भी पता लोन पे वो डोनेट कर रहे हैं, ये ले रहे हैं। डायरेक्शनल होने से क्या पता चला? वेरी गुड, ज्योमेट्री पता चली कि रिलेटिव किसमें कितना एंगल है, कौन सा एंगल 90 कौन सा 180 है, वो यहां से पता चलेगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइंस ज्योमेट्री एज इट इज डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसी का जब डायरेक्शन है तो ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं। अच्छा आपको ये भी मालूम है ज्योमेट्री निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का रूल होता है, तो इसका मतलब अगर ये डायरेक्शनल है और ज्योमेट्री बता रही है तो यही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, वो नहीं। तो इट हैज नो रोल इन हाइब्रिडाइजेशन, शेप और ज्योमेट्री, इट हैज कंप्लीटली, या हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस। क्लियर है? क्लियर लिखते रहे हो आप लोग? प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर लिख लिया है, तो यहाँ लिखेंगे नो रूल, यहाँ लिखेंगे इट डिसाइड्स ज्योमेट्री, टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए इसे थिक लाइन या सॉलिड लाइन से शो करते हैं, और इसे कभी शो करना है तो डॉटेड लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इजी बट थोड़ा समझने वाला है बेटा, ये वैलेंसी किससे कंप्लीट होती है या सेटिस्फाई होती है? तो सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द लिगेंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर वेदर दे आर व्हाटएवर द चार्ज। ये लिगेंड से सेटिस्फाई होंगे, उन पे कोई चार्ज इससे मतलब नहीं, वेदर दे आर न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव।
ये वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, ये इस पे प्लस चार्ज है तो माइनस वाले से, तो ये सेटिस्फाई होगी विद नेगेटिव चार्ज व्हिच मे प्रेजेंट हियर और हियर। इससे मतलब नहीं, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो यहाँ से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो दिस वैलेंसी या प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस व्हिच मे प्रेजेंट एज ए लिगेंड और इन द आयनाइजेशन स्फीयर। तो ये वाली वैलेंसी सेटिस्फाई अंदर और बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन दोनों से हो सकती है, जबकि ये वाली वैलेंसी सेटिस्फाई सिर्फ और सिर्फ किससे होगी, कोऑर्डिनेशन। कोई दिक्कत आएगा? बोलिए, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर। अब जैसे ना वर्नर्स पोस्टुलेट है, तो अगर है तो उसमें चाहे देख लो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा पहले दूसरे पेज पे वर्नर पोस्टुलेट। तुम्हें ना बस पहला पॉइंट पता क्या लिखा होगा, सेंट्रल मेटल है टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा होगा, प्राइमरी वैलेंसी इज अ नॉन डायरेक्शनल या इट इज सेटिस्फाइड बाय दिस एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय दिस। नहीं बेटा हेडिंग होगी पूरा वर्नर्स पोस्टुलेट, ये रही थ्योरी। हाँ, ये वाली वर्नर थी, यस, ये चार पॉइंट है। और अगर देख लीजिए चारों पॉइंट में प्राइमरी और सेकेंडरी का गुणगान ही मिलेगा, ठीक है। वर्नर थ्योरी का क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब वैसे सही बताएं तो हम और ज्यादा डिटेल में वर्ड में ना जाए तो सीधा हम आ सकते हैं पहली हेडिंग, दैट इज नॉमेनक्लेचर। बेटा दो अलग अलग हेडिंग है, एक है नॉमेनक्लेचर से सिंबल बनाना, सिंबल समझ में आ गया, सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना, और एक है कि सिंबल से नॉमेनक्लेचर बनाना। ठीक है, तो हम पहले काम कर रहे हैं सिंबल से नॉमेनक्लेचर में, यानी नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं, और बाद में सिंबल्स के भी जो रूल्स है वो भी देख लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अगला है, चलो अभी कल क्यों नहीं होगी क्लास?